Hello friends, welcome you all at Mechanical Seal Part 4। Mechanical Seal Part 4 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Mechanical Seal API Flushing Plan 21, Flushing Plan 22 एंड Flushing Plan 23 के बारे में। तो ये आज मेन डिस्कशन का टॉपिक। लेकिन बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक कुछ क्वेश्चन आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट इज पंपिंग रिंग, उसका क्या दरकार पड़ गया, पंपिंग रिंग क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। व्हिच फ्लशिंग प्लान, अगर आप कंपेयर करें प्लान 21 एंड 23 में, व्हिच वन इज योर बेटर कूलिंग इफेक्ट देता है, वो हम लोग आज जानेंगे। व्हाई फ्लशिंग लूप वेंटिंग इज रिक्वायर्ड। फ्लशिंग प्लान 23, 21 में हम लोग जो लूप फ्लशिंग लूप चल रहा है कूलर के थ्रू, उस लूप को वेंटिंग करने का ऑप्शन दिया जाता है और वेंटिंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अगर हम लोग वेंटिंग नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे हम लोग क्या होगा, पंप को और बेटर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो रोटरी एंड स्टैटिक पार्ट, येलो वन इज योर रोटरी पार्ट एंड ब्राउन वन इज योर स्टैटिक। इन रोटरी एंड स्टैटिक के बीच में जो फ्रिक्शनल हीट जनरेट हो रहा है वो ना हो, और उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जनरली फ्लशिंग डालते हैं सील में। तो फ्लशिंग प्लान मैकेनिकल सील पार्ट 3 में हम लोग प्लान 02, प्लान 11, प्लान 13 एंड 14 के बारे में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर प्लान 21। प्लान 21 अभी बोल सकता है प्लान 11 का मॉडिफाइड वर्जन। मतलब प्लान 11 में हम लोग कूलर ऐड कर दिया तो 11 से वो 21 बन गया। 21 का क्यों रिक्वायरमेंट आया? क्योंकि प्लान 11 कौन सा था, अगर इस कूलर को यहां से हम लोग निकाल देंगे तो डिस्चार्ज से हम लोग टैपिंग उठाए थे, ओरिफिस के थ्रू प्रेशर डाउन एज वेल एज कंट्रोल फ्लो लेके आके हम लोग डायरेक्ट ग्लैंड प्लेट में डाल दिए थे, जो सील फेस को फ्लशिंग करते हुए फिर पंप का फ्लशिंग फ्लूइड जो था वो मेन फ्लूइड के साथ मिक्सअप हो जा रहा था। क्यों? देयर इज ए डेल्टा पी, क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर जो था वो स्टाफिंग बॉक्स प्रेशर से ज्यादा होता है, तो ऑलवेज एक डेल्टा पी मेंटेन हो रहा है, तो फ्लूइड लिक्विड का फ्लो ऑलवेज आपको मेंटेन हो रहा था। कैसे? इधर से लिक्विड आ रहा है, आगे सीधा चला जा रहा था। दैट वाज प्लान 11। बट 11 का ड्रॉबैक्स क्या था? क्योंकि अगर जो पंप लिक्विड हैंडल कर रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके में क्या होगा, हम लोग इन दोनों सील फेस में, रोटरी एंड स्टैटिक फेस के बीच से हीट को निकालना चाह रहे हैं। बट हम लोग इधर क्या किया, अगर हॉट पंप होगा, हाई टेम्परेचर लिक्विड हैंडल करने वाला पंप है, तो वही हॉट लिक्विड जाके हम लोग सील फेस में डाल दे रहे हैं, जो डिजायरेबल नहीं है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग प्लान 21 मार्केट में आए। तो क्या किया, डायरेक्ट लिक्विड को हम लोग इधर नहीं देखे, हम लोग क्या किया, डायरेक्ट लिक्विड नहीं देखे, ओरिफिस के बाद हम लोग एक कूलर इंट्रोड्यूस किया। ओरिफिस के बाद कूलर में जाएगा तो लिक्विड कूल डाउन होगा, वो कूल लिक्विड लेके आके हम लोग सील फेस में डालेंगे। तो इधर भी डेल्टा पी मेंटेन होगा, कूलर में थोड़ा बहुत आपका प्रेशर ड्रॉप होगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ कूलिंग कॉइल, बट वो मिनिमल है। तो वो लिक्विड आके, लो टेम्परेचर लिक्विड आके कंपेयर टू योर पंपिंग लिक्विड सील को फ्लश करेगा, देन ये पंप लिक्विड के साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो दैट इज योर प्लान 21। दैट मींस 11 में हम लोग कूलर ऐड कर दिया तो 21 बन गया। तो इस 21 में बेनिफिट क्या क्या है कंपेयर टू प्लान 11? मोर हीट रिमूवल, क्योंकि इधर हमने कूलर ऐड कर दिया तो जो लिक्विड था वो कूल डाउन हुआ, तो हीट रिमूवल ज्यादा होगा। सील चेंबर रिमूवल इंक्रीज हो रहा है, सील चेंबर प्रेशर एंड लिक्विड वेपर मार्जिन हम लोग बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर जो लिक्विड प्लान 11 में आ रहा था उसके इसमें टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हमको वेपर मार्जिन कम मिल रहा था। तो देयर इज ए वेपर लॉक इन बिटवीन टू फेसेस, जो आपका सील लीक का कारण बन सकता है। तो हम लोग काफी हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्लान 21। यूज कहां करेंगे? अगर टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग प्लान 21 को यूज कर सकते हैं। और जैसे 11 में हम लोग पढ़े थे, 13, 14 में भी प्लान सील प्लान में पढ़े थे, क्लीन फ्लूइड के लिए जनरली ये प्लान यूज होता है। क्योंकि अगर लिक्विड जो पंप हैंडल कर रहा है और उसमें अगर कचरा आ रहा है
कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उस केस में वो पार्टिकल हम लोग लेके जाके सील फेज में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इसलिए क्लीन फ्लूइड के लिए हम लोग ये पंप यूज करेंगे, और नॉन पोलराइजिंग लिक्विड के लिए हम लोग जनरली ये प्लांट यूज करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट 21 अगर आपका मैकेनिकल सील में लगा हुआ है, पंप में लगा हुआ है, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर हम लोग लेंगे? एक तो जब वर्कशॉप में जाएंगे, डेली पंप को मॉनिटरिंग में जाएंगे, क्या चेक करेंगे? एक तो चेक करना है आपको ओरिफिस का, जो ओरिफिस इधर लगा हुआ है, ओरिफिस का इनलेट एंड आउटलेट, ये दोनों टेम्परेचर लीजिए। उससे क्या पता चलेगा ओरिफिस क्लॉग हो गया कि नहीं। इफ ओरिफिस इज क्लॉग, तो इधर का टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू ओरिफिस का डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर से, उससे पता लग जाएगा ओरिफिस क्लॉग हो गया। कूलर का इनलेट का टेम्परेचर लीजिए, इनलेट टेम्परेचर, एंड कूलर का आउटलेट टेम्परेचर लीजिए, उससे क्या पता चलेगा? कूलर का इफिशियंसी पता चलेगा, कूलर सही से कूल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, इसमें स्केलिंग हो जाएंगे, उस स्केलिंग की वजह से हीट ट्रांसफर आपका ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हीट ट्रांसफर का कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। हीट ट्रांसफर नहीं होने के कारण क्या होगा, जो लिक्विड जिस टेम्परेचर में घुस रहा है इस कॉइल के थ्रू उसी टेम्परेचर से निकल जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कूलर लगाने से भी आपका जो सील प्लांट 21 है, नाम के बस 21 है, बट ये प्लांट 11 बन जाए, क्योंकि कूलर इनएफेक्टिव हो गया। तो उसके से हमको क्या करना है, पंप को बंद करना है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो पंप को बंद कीजिए, कूलर को क्लीन कीजिए, देन आप उसको दोबारा यूज कीजिए। तो ये दोनों प्रिवेंटिव मेजर हमको रनिंग में देखना पड़ेगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस उसमें है कि नहीं है। रेगुलर मॉनिटरिंग जो हम लोग बोला, इनलेट आउटलेट करना पड़ेगा, ओरिफिस को देखना पड़ेगा, और पीरियडिकली कूलर को क्लीन करना पड़ेगा। ये प्रिवेंटिव मेजर आपने ले लिया तो आपका प्लांट 21 इफेक्टिवली काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लान इज योर प्लान 22। व्हाट इज 22? 22 में कुछ नहीं है, जस्ट इस ओरिफिस के आगे इस जगह में 22 ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओरिफिस के आगे अगर हमने एक स्टेनर डाल दिया, स्टेनर डाल दिया, उससे क्या होगा, जो कचरा आ रहा था, जो पार्टिकल्स आ रहा था, वो ओरिफिस के थ्रू ओरिफिस को क्लॉग नहीं करेगा, एज वेल एज सील फेस में नहीं जाएगा। तो ये जो ओरिफिस के अगर हम लोग स्टेनर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नाउ योर प्लांट 21 क्या बन जाएंगे, प्लांट 22 बन जाएगा। बट 22 का एक ड्रॉबैक्स क्या है, ये जो स्टेनर है ये फ्रीक्वेंट चोक होने के कारण आपको पंप को बार बार मेंटेनेंस में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए 22 का यूज बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो 21 का फीचर्स है सब 22 में सेम है। जो बेनिफिट 21 में मिल रहा है वो 22 में मिलेगा। खाली एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट क्या है, इसमें जो लिक्विड इसके बाद आएगा दैट इज योर क्लीन लिक्विड। क्यों हम लोग उसको स्टेन आउट कर दिया स्टेनर के, बाकी सब सेम है। नाउ प्लान 23। एपीआई प्लान 23। एपीआई प्लान 23 में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो एपीआई 21 में हम लोग डिस्चार्ज से एक टैपिंग उठाया था, वो टैपिंग 23 में हम लोग नहीं ले रहे। 23 में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ग्लैंड प्लेट है, स्टफिंग बॉक्स से एक टैपिंग उठाया, उसको कूलर में डाला, फिर कूलर में कूल करने के बाद सेम लिक्विड को लेके आके सील फेस में फ्लाशिंग के लिए हम लोग डाल दे रहे। तो जिस ग्लैंड प्लेट से हम लोग टैपिंग को उठाया, उसी ग्लैंड प्लेट में कूलर में कूल डाउन करने का इधर थोड़ा प्रेशर ड्रॉप होगा, तो ऑब्वियसली लिक्विड आके सील फेस में मेरा जाएगा नहीं। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो कैसे सर्कुलेशन पॉसिबल है, ये सर्कुलेशन कराने के लिए पंपिंग रिंग का दरकार पड़ गया। व्हाट इज पंपिंग रिंग? पंपिंग रिंग नथिंग बट ए काइंड ऑफ इंपेलर, जो क्या कर रहा है, इधर ग्लैंड प्लेट के अंदर जो लिक्विड स्टफिंग बॉक्स में जो है उसको एक पॉजिटिव सर्कुलेशन में घुमाने के लिए काम कर रहा है, तो एक्ट एज ए इंपेलर। तो लिक्विड यहां से ऊपर जा रहा है और ठंडा होने के बाद नीचे आ रहा है। तो दिस इज योर प्लांट 23। ये प्लांट 23 प्लांट 21 से ज्यादा हीट एफिशिएंट है, ज्यादा कूल कर सकता है। क्यों?
क्योंकि इधर हम लोग फ्रेश लिक्विड जैसे 21 में ऑलवेज एक डिस्चार्ज से लिक्विड आ रहा था जो कूलर में जाके कूल हो रहा था, 23 में सेम लिक्विड को ओवर एंड ओवर हम लोग कूलर के थ्रू कूल कर रहे हैं। तो इधर जो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा वो 21 से कई गुना अच्छा मिलेगा। तो 23 में बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है? 21 का कंपैरिजन में मोर हीट रिमूवल कर सकता है। तो इससे क्या मिल रहा है, मेरा चेंबर में जो लिक्विड का जो वेपर मार्जिन है वो काफी गुना बढ़ जाता है। यूज कहां करते हैं हम लोग? जहां 175 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पंप है, हॉट पंप है, जैसे हॉट कीरो पंप है, हॉट नेफ्था पंप है, जहां टेम्परेचर 300 प्लस में चल रहा है, उस पंपिंग लिक्विड में हम लोग जो मैकेनिकल सील डालेंगे उस सील को फ्लश करने के लिए हम लोग प्लांट 23 यूज करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर हम लोग क्या लेना पड़ेगा 23 में? 23 में लूप शुड बी वेंटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द पंप। ये जो लूप एक बना हुआ है क्लोज लूप, इस लूप को हम लोग वो पंप स्टार्ट करने से पहले वेंट करना है। देखिए इधर एक वेंट वाल्व दिया हुआ है, वेंट वाल्व को खोल के ये जो लिक्विड है इसको सेफ लोकेशन में जाके हमको ड्रेन आउट करना है। क्यों? क्योंकि इधर ऑटोमेटिक वेंटेड आउट होगा नहीं। यहां अगर एयर पॉकेट, वेपर पॉकेट रह जाएगा तो लिक्विड का पॉजिटिव सर्कुलेशन नहीं होगा। पॉजिटिव सर्कुलेशन नहीं होगा तो सील में आके वेपर लॉक हो सकता है, जो उसके वजह से सील फेस ओपन हो सकता है। तो प्रॉपर अगर कूलिंग चाहिए, इफेक्टिव कूलिंग चाहिए, तो कूलिंग चालू करने से पहले हमको वेंट लाइन खोल के यहाँ का जो वेपर ट्रैप्ड है, जो एयर ट्रैप्ड है, उसको निकाल देना पड़ेगा। देन ओनली आप 23 को स्टार्ट कर सकते हैं। पंपिंग रिंग का भी एक वाइटल रोल है, क्योंकि अगर वो कैंटिलीवर पंप है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड पंप, उस केस में क्या होगा? दोनों तरफ ड्राइविंग एंड एज वेल एज नॉन ड्राइविंग एंड में आपका सील लगे हुई है। तो ड्राइव एंड का पंपिंग रिंग अगर गलती से एनडी में लगा दिया आपने, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर आपका इंपलर है, ये डी ए एनडी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रहा है, तो ड्राइव एंड के लिए जो मेरा पंपिंग रिंग क्लॉकवाइज में काम कर रहा है, सेम एनडी के लिए एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, तो वो पंपिंग रिंग काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑलवेज पंपिंग रिंग का जो मैन्युफैक्चरर पंचिंग रहता है, जो गाइडलाइन रहता है, उसके हिसाब से बॉक्स अप करना चाहिए। ये प्रिकॉशन हम लोगों को लेना पड़ेगा। और क्या करते हैं हम लोग प्लान 23 में? क्लोज क्लियरेंस। ये थ्रोट बुश में जो क्लियरेंस हम लोग मेंटेन करता है, ये थ्रोट बुश का क्लियरेंस हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम गैप हमको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर अगर गैप हम लोग बढ़ा देंगे तो स्टाफिंग बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आएगा, फ्रेश लिक्विड आएगा, तो कूलिंग इफेक्ट मेरा हैम्पर्ड होगा। फ्लशिंग शुड बी एंटर एट बॉटम। बॉटम में क्यों फ्लशिंग चाहिए? टॉप से क्यों एग्जिट चाहिए? क्योंकि हम लोगों को थर्मोसाइफन पता है, जैसे जैसे लिक्विड हॉट होगा ऊपर जाने का टेंडेंसी, कोल्ड लिक्विड नीचे जाने का टेंडेंसी ड्यू टू बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो नेचुरल जो फेनोमेना है, हॉट लिक्विड ऊपर जाने ट्राई कर रहा है, हम लोग उसको अगर नीचे जाके असेंबली कर दे, एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग अगर पाइपिंग गलत लगा दे, तो मेरा जो कूलिंग प्लान है 23 प्लान जो है इफेक्टिव नहीं रहेगा। टेम्परेचर में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, पॉजिटिव सर्कुलेशन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑलवेज आपको जो कूलिंग मीडियम जो फ्लशिंग लिक्विड आ रहा है बॉटम से सील फेस में आना चाहिए और ग्लैंड प्लेट से टॉप से उसका एग्जिट होना चाहिए। और रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा हमको। क्या रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा? कूलर का इनलेट, कूलर का आउटलेट टेम्परेचर आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर एक कूलर में कूलिंग वाटर सर्किट में स्केलिंग हो गया तो जो कूल कर रहा था कूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपका 23 प्लान बन जाएगा 21। कूलर लगा हुआ है बट इनएफेक्टिव है। तो उस केस में हमको क्या करना है? अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों इनलेट आउटलेट में डेल्टा टी नहीं है तो पंप बंद करना है, कूलर को खोल के क्लीन करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रिकॉशन आपको 23 में लेना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। 23, 21 एंड 22 हम लोग जो आज सील प्लान डिस्कस किए, इससे आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला, उम्मीद कर सकता हूं। ऐसे टेक्निकल वीडियो इनोवेटिव वे में सीखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।